आज अपन जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, द मोमेंटम या द सेकेंड एंड थर्ड लॉ ऑफ द मोशन lend to one of the most important and structural properties of the physics, fundamental properties of the physics called the law of conservation of linear momentum। इसमें अपन को ये कहता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि जैसे अपन मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहना चाहिए। जैसे अपन को न्यूटन के फर्स्ट लॉ ले लीजिए या न्यूटन का सेकंड लॉ ले लीजिए, दोनों के केस में मोमेंटम जो होते हैं वो अगर कंजर्व रहेंगे तो उसी को अपन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का टर्म देंगे। तो इसमें अपन सबसे पहले न्यूटन के जैसे सेकेंड लॉ को देखिए। इसमें अपन ने एक पार्टिकल कंसीडर कर लिया जिसके मास m1 है। इस तरह से ये n पार्टिकल्स हैं, तो सभी के मासेस m1 m2 m3 डॉट डॉट mn है। आर प्रोवाइडिंग विद द वेलोसिटीज़ जो है उसके अंदर v1 v2 v3 एंड डॉट डॉट vn है। तो इसमें कहते हैं टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। अपन क्या करेंगे, सभी पार्टिकल के इंडिविजुअल मोमेंटम को कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे m1 v1 m2 v2 एंड m3 v3 डॉट डॉट mn vn। इन सब को ऐड कर लेंगे तो ये टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम हो जाएगा। तो अपन इसी को ऐड कर लिए p1 प्लस p2 प्लस p3 डॉट डॉट pn। अब अपन कहते हैं कि इफ़ द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ इज़ ज़ीरो। तो अगर मान लो कि अपन टोटल फोर्स या एक्टिंग ऑन द सिस्टम F इज इक्वस टू डी पी अपन में डी टी कर दिए। अगर इन द एब्सेंस ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, तो एफ जीरो, तो डी पी अपन में डी टी क्या हो गया, जीरो। ठीक है। तो अपन यहाँ से कह सकते हैं कि डी अपन में डी टी को जीरो के साथ ले जाएंगे, मतलब जीरो का डिफ्रेंसिएशन, तो ये क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। तो अपन ने क्या देखा कि मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट है, टोटल मोमेंटम। ठीक है। तो अपन कह सकते हैं दस इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ। बट अब अपन अगर कहें कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को न्यूटन के थर्ड लॉ के थ्रू समझाओ, तो अपन सिंपल सा यहाँ पे देखो क्या करेंगे कि दो सिस्टम अपन यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है। दो सिस्टम, जैसे पहले इनिशियल स्टेज में उसका मास m1 था, वेलोसिटी u1 था, मास m2 है, वेलोसिटी v2 है। ठीक है। इन दोनों ऑब्जेक्ट को जैसे ही एक दूसरे के साथ ये कॉलिजन सफ़र किया, मतलब u1 इज़ ग्रेटर देन u2, तो कुछ समय के बाद ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ कॉलिजन कर जाएगा। और जैसे ही कॉलिजन करेगा तो ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएगा, जिसमें अपन एफ ए बी और एफ बी ए कहते हैं, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ठीक है। तो जैसे एफ ए बी कहते हैं तो उसको कहते हैं फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, और एफ बी ए को कहते हैं अपन फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। ठीक है। अब अपन को ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, कॉलिजन होने के बाद ये दोनों ऑब्जेक्ट फिर से एक न्यू वेलोसिटी को एक्वायर कर लेता है और फिर उसी पाथ पे ये मूव कर रहा है, इसीलिए हम लीनियर को शो कर रहे हैं। तो इसमें हमने एक का कहा v1 वेलोसिटी हो जाएगा, दूसरे को कहा v2 वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है। मासेस में कोई चेंजिंग नहीं रहते हैं, मासेस m1 m2 एज इट इज़ रहता है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन के थर्ड लॉ, एवरी बॉडी हैज़ एक्शन एंड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जैसे अगर अपन मान लो कि एक अपन एफ ए बी लगा रहा है तो दूसरा क्या करेगा, माइनस ऑफ एफ बी ए होगा। तो एक का एक्शन हो गया, दूसरा क्या हो गया, रिएक्शन हो गया। अब अपन इम्पल्स निकाल लेते हैं। जैसे हमने फोर्स ए बी का इम्पल्स निकाला तो इसको अपन डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दिए, एफ ए बी इंटू में डेल्टा टी, इसी को अपन चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए कहा। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए को अपन क्या कहेंगे, एम वी वन माइनस एम वन यू वन। जैसे अपन कह देते हैं कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम हो गया m1v1, और इनिशियल मोमेंटम फर्स्ट ऑब्जेक्ट ए जो था उसका m1u1 था, तो वही हमने यहाँ पे प्रेडिक्ट किया। फिर हमने क्या किया, इम्पल्स ऑफ एफ बी ए निकाला, तो उसमें भी हमने क्या किया, डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। तो वो भी हो गया चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी, तो उसको अपन कहेंगे m2v2 माइनस के m2u2, मतलब सेकेंड ऑब्जेक्ट का फाइनल मोमेंटम हो गया m2v2 और इनिशियल मोमेंटम हो गया m2u2। ठीक है। अब अपन कहते हैं कि इम्पल्स के लिए कि बट एफ
ए बी इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी ए डेल्टा टी, क्योंकि न्यूटन का जो थर्ड लॉ था उसी में हम डेल्टा टी से दोनों साइड मल्टीप्लाई करके रख दिया ताकि ये इम्पल्स बन जाए, और इम्पल्स अपन को पता है कि चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना m1v1 माइनस m1u1 इज इक्वल्स टू अपन कहेंगे माइनस का साइन m2v2 माइनस के m2u2। ठीक है, अब इस माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का m2v2 हो जाएगा और प्लस का m2u2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये m2v2 जो माइनस का आया उसको हमने इस साइड शिफ्ट कर दिया, तो m1v1 पहले से था, अब प्लस के हो जाएगा m2v2। ठीक है, नेगेटिव था इधर आके पॉजिटिव हो गया, और m1u1 जो नेगेटिव का था हमने उसको इधर शिफ्ट कर दिया इक्वल टू के, तो ये हो जाएगा अपना m1u1 प्लस के m2u2। तो हमने क्या देखा कि m1v1 प्लस m2v2 क्या है कि टोटल लीनियर मोमेंटम है आफ्टर कॉलिजन ऑब्जेक्ट का, और m1u1 प्लस के m2u2 क्या है टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, है ना। तो यही चीज़ें अपन को कहता है दिस प्रूव्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कि मतलब कि कॉलिजन होने से पहले जो टोटल लीनियर मोमेंटम था वो कॉलिजन होने के बाद टोटल लीनियर मोमेंटम के सम के बराबर है। इसी को अपन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब अपन को ये कहता है कि जैसे डेरिवेशंस ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब अगर मान लो कि हमें उल्टा काम करना है कि मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को निकालना है न्यूटन के, जैसे अपन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से अपन को न्यूटन के थर्ड लॉ के को प्रिडिक्ट करना है, तो अपन यहाँ से क्या कहते हैं, जैसे सिंपल सा अभी अपन ने जस्ट पढ़ा है कि कंजर्वेशन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम द नेट चेंज इन लीनियर मोमेंटम इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स जीरो। तो अपन डेल्टा P1 प्लस के डेल्टा P2 इज इक्वल टू जीरो कह दिया। अगर अपन डेल्टा P2 को उस साइड शिफ्ट करें तो ये हो जाएगा डेल्टा P2 या डेल्टा P1 को उधर शिफ्ट कर दे तो माइनस ऑफ डेल्टा P1 हो जाएगा। अब दोनों तरफ अपन ने डेल्टा T से डिवाइड कर दिया, तो डेल्टा P2 अपॉन में डेल्टा T इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा P1 अपॉन में डेल्टा T। ठीक है, तो इसको हमने कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ m2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ m1। तो यहाँ पे अपन इसको ये भी कह सकते हैं फोर्स ऑन m2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स ऑन m1। ठीक है, तो एक एक्शन हो गया और दूसरा नेगेटिव ऑफ रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से। दिस प्रूव्स द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो अपन इस तरह से उसको अपन एग्जाम्पल भी यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल मास सॉल्यूशन रॉकेट प्रोपल्शंस का एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है। रॉकेट प्रोपल्शंस का जो केस है बच्चों, ये थोड़ा ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट एक डेरिवेशन छोटा सा बन जाता है, जिसमें अपन जैसे रॉकेट को लॉन्च करते हैं तो उसकी क्या वेलोसिटी होगी, क्या एक्सीलरेशन कॉज करेगा, है ना। इन सब चीज़ों को इसके अंदर मेन रूप से अपन स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसमें अपन कहते भी हैं जैसे प्रोपल्शन ऑफ ए रॉकेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन, मतलब कि इसमें से जैसे मास को बर्न आउट करते जाते हैं तो इसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होती जाती है, मास को रिड्यूस करते जाते हैं और इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती जाती है। इसी के केस में अपन को कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को जस्टिफाई करना है। ठीक है बच्चों, तो इसको नेक्स्ट क्लास में मैं डिराइव करूँगा। ठीक है, ध्यान रखना है इनको।